नमस्कार, दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक जाना पहचाना चेहरा सुजीत मौजूद हैं और सुजीत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज बतौर नर्सिंग ऑफिसर हम सुजीत से बात करेंगे और ऑल इंडिया 48 रैंक सुजीत ने पहले ही प्रयास में प्राप्त किया है, जो कि अपने आप में गौरवान्वित करने का विषय है। आज इनके सक्सेस की कहानी इन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया। और हर एक छात्र का सपना होता है कि वो दिल्ली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनकर जाए और इन्होंने इस कारनामे को कर दिखाया है। सुजीत, स्वागत है आपका दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज सुजीत। मैंने दहिया करियर नर्सिंग एकेडमी अपने 4th ईयर के जो लास्ट वाला टाइम होता है उसमें ज्वाइन की थी, लेकिन फिर 2 महीने का गैप आ गया था क्योंकि कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स थे और हमारे फाइनल एग्जाम्स थे। उसके बाद जनवरी से सुचारू रूप से कोचिंग लेना शुरू किया था सर। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 48 इन नॉर्थ सेट 4। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं इस कोचिंग पे आई थी तो मुझे बिल्कुल रैंक की उम्मीद नहीं थी सर, ये था कि सिलेक्शन हो जाए काफी है। तो सिलेक्शन भी डर डर के था कि हाँ जी सर। कहाँ बन। सुमित सर, जैसे हम लाइब्रेरी में भी जहाँ पढ़ते थे तो सुमित सर आते थे देखने कि बच्चे पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो वो बोलते थे कि कहीं पे भी मिले ले लेना। तो मेरा ये होता था सर मिलेगा ही नहीं, जितना हम लेट आए और जितना एग्जाम जल्दी हो गया नहीं होगा। तो वही कॉन्फिडेंस जो बढ़ाते थे कि नहीं आप आता है, आप पढ़ते हो और आपका हो जाएगा। तो सर वो जो टाइम टू टाइम होता था कि आप बूस्ट करते रहते, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रही है। कभी भी इस एकेडमी पे आके ये नहीं हुआ कि कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है इंसान या फिर आपका एंथुसियाज्म ढीला पड़ गया। उसके लिए कॉन्टिन्यूअसली आपको मोटिवेशन मिल रही थी, टीचर से भी, सुमित सर से भी, आपसे भी। तो जो एनवायरनमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस के लिए। अगर सुजीत मैं सीक्वेंस में बात करूं, सीरीज में बात करूं, हमसे जुड़ाव आपका, तो आपने जब भी कोई संस्था को चुनता है तो वो तमाम पैरामीटरों पर उसको जांचने की कोशिश करता है। तो आप भी हमारे दर्शकों को या जो भी आपके जूनियर्स हैं उन्हें इस बारे में खुलकर बताइए कि आपने किस तरीके से ज्वाइन किया, आपका विश्वास था या आपकी मजबूरी थी? कैसा आपको लगा कि हमारे साथ जुड़ना आपके लिए मतलब पूरे प्रकरण को समझाइए अपने जूनियर्स को कि आप आए, आपने डेमो लिया, कौन टीचर्स, फिर उन तमाम चीजों के बारे में आप अपने जूनियर्स को बताइए ताकि कोई जूनियर्स किसी अंतर्द्वंद की स्थिति में ना रहे कि क्या हम उसके भविष्य के लिए उसकी कुछ मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सर 4th ईयर में आने के बाद आई थिंक हर स्टूडेंट ये सोचने लग जाता है कि उसको जॉब के लिए कहीं ना कहीं से कोचिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो 4th ईयर के स्टार्टिंग से ही मेरे काफी फ्रेंड्स ऑनलाइन कोचिंग में एनरोल थे और कुछ दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी पे भी आ रहे थे, तो उनके रिव्यूज बहुत अच्छे थे एकेडमी के रिगार्डिंग। फिर उन्हीं के साथ मैं यहाँ पे डेमो लेने आई थी। अंकित चौधरी सर की क्लास थी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने जो पढ़ाया कुछ भी डाउट नहीं बचा था उसके बाद, मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर उसके बाद आई थिंक पीडिया स्टार्ट हुई थी सर। तो सनी सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे थे। तो उसके बाद लगा कि नहीं, अच्छे से समझ आ रहा है, यहीं पे कोचिंग कंटिन्यू करनी है। और सर आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि जहाँ पे उनको लग रहा है ना कि कंटेंट अच्छा है, वहीं पे अपने माइंड को फिक्स कर ले। आज इस एकेडमी पे, कल उस एकेडमी पे। ये जो बच्चे करते हैं ना कि कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, हर जगह उनको ये होता है कि कहीं वहां पे ज्यादा कंटेंट तो नहीं दिया जा रहा। और कंटेंट आई थिंक रेलिवेंट होना चाहिए सर, बहुत ज्यादा डिटेल में और डीप में भी टाइम वेस्ट ही होता है। तो एप्रोप्रिएट कंटेंट मुझे लगा। मैं चाहूंगा मैं आपको, सुजीत ने बताया हमें कि जो बहुत अधिक डीप में जो चीजें चली जाती हैं उनका भी एग्जाम में बहुत अधिक फायदा, एक एंगल से ये मान रही है कि नहीं कि आपके पास क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए जो एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो, जो आपके सिलेक्शंस के लिए। अगर अब हम ये कहें कि सुजीत ने 48 रैंक अगर इस कंटेंट से हासिल किया है, नोट्स की अगर हम बात करें तो नोट्स जो क्लासरूम नोट्स आपके रहे उनके प्रति आपकी क्या विचार है? सर मैं अक्टूबर में मैं यहाँ पे डेमो लेने आई थी। अक्टूबर में 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद नवंबर में कॉलेज एग्जाम थे, फिर दिसंबर में हमारे फाइनल एग्जाम थे। तो इतना ज्यादा कुछ और करने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद जनवरी से कोचिंग स्टार्ट हो गई थी, तो क्लासेस कभी कभी बहुत लंबी हो जाती थी। सिर्फ यहाँ के जो नोट्स थे उन्हीं के ऊपर भरोसा किया था। मैं जब आई थी तो यही सोच के आई थी कि जो टीचर्स बताएंगे उसी पाथ को फॉलो करना है, उसी प्रोसेस पे चलना है और अपने टीचर्स पर, एकेडमी पे फुल फेथ होनी चाहिए। और नोट्स का तो सर ऐसा है कि अंकित सर के तो नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और बाकी भी
उन्हीं नोट्स को पढ़ के AIR 48 आई है। इससे अलग मैंने कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था कोचिंग के नोट्स से अलग। सुजीत, मैं जहां तक मेरी जानकारी है, जो आज जो एक प्रतिस्पर्धा है बच्चों में अलग अलग जगह से प्रिपरेशन की प्रतिस्पर्धा है, ये नुकसानदायक सिद्ध हो रही है, जहां तक मेरे को लग रहा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि यहाँ से कर रहे हैं फिर ऑनलाइन, वहां से कर रहे हैं MCQ, मतलब चलिए अच्छी बात है, कंटेंट आपको कलेक्ट करना चाहिए, बट क्या होता है बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपके कंपटीशंस को जो एक अच्छा रिजल्ट, क्योंकि अगर मैं इसकी स्टडी जब हम करके देखते हैं तो मैंने मतलब बहुत हाई लेवल पर इन चीजों को महसूस किया कि अगर आपने मन से एक विश्वास नहीं बनाया है, जो आप कहना चाह रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है कि अगर आपने कहीं आ गए हैं तो उन पर अपना पूर्णतः विश्वास दिखाइए, उन टीचर्स के अनुभव का लाभ लीजिए, तो जो वेरिएशंस जो कहीं कहीं से हुए वो रिजल्ट्स देने में कहीं ना कहीं असफल हुए हैं। हाँ जी सर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो डिसएडवांटेजियस है कि आप एक कोचिंग में पढ़ रहे हैं, फिर दूसरी कोचिंग का कंटेंट देख रहे हैं, फिर या फिर यूट्यूब से उस कंटेंट में ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है उतना उन नोट्स में होता है, कंप्लीट कभी होती नहीं है चीजें, क्योंकि लेवल डे बाय डे इंक्रीज होता है, चीजें बहुत बदलती रहती हैं। सर रैंक लाने तक का कंटेंट टीचर्स दे देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि रैंक लाने तक का जो है टीचर्स इन्हें प्रोवाइड करवा देते हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपने नोट्स पे ट्रस्ट किया, हाँ जी सर, उसके बाद नोट्स सेट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता, आपको भी पता है कि इस एग्जाम्स की अपनी वेरिएशंस हैं। एग्जाम्स कट पेस्ट कॉपी भी नहीं आता है। हाँ जी सर। एग्जाम्स में डीप नॉलेज जो होती है, जो आपने चीजों को नोट्स को जो बारीक से पढ़ा, जो उसका एनालिसिस किया आपने, वो कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए एग्जाम में? सो वो 100% बेनिफिशियल था, क्योंकि नोट से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे थे और कट कॉपी पेस्ट चीजें भले ही नहीं आ रही थी, लेकिन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। यानी जो आपने डीप स्टडी किया वो कहीं ना कहीं एग्जाम में वो कंसेप्ट लगाकर आपने उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी मदद हुई। चलिए, अगर मैं ये आपसे पूछने की कोशिश करूं, एग्जाम में जब गए थे और क्लासरूम से एग्जाम तक आप पहुंचे और यहाँ ऑल इंडिया 48 रैंक तक पहुंचे, तो मन में कभी एक बार भी ये आया था कि मेरा रैंक अंडर 100 तो नहीं, मैं तो 50 कहूंगा, अंडर 50 रैंक आ जाएगा? क्योंकि आप इंडिया के 48वें नंबर पर ऐसे हैं, यानी 47 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे ऊपर हैं। तो ऐसा ये इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है, तो आपने कभी सोचा था कि आप ऐसा कर सकते हैं? सर ऑनेस्टली मैं तो नोट सेट में सिलेक्शन भी अपना नहीं मान रही थी। मेरा ये था कि देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था, मैंने MSc का एग्जाम भी नहीं दिया था। लेकिन आप और सुमित सर कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहते थे कि आप कर सकते हो, तो इसलिए मेहनत में और पढ़ाई में कभी कमी नहीं रखी। मतलब आपने पोस्ट की जिज्ञासा ज्यादा जाहिर नहीं की, आपने काम किया, आपने अपना 100% देने की कोशिश की। मेरा ये मानना था कि मैंने जैसे जन से सीरियसली स्टार्ट किया था, तो जनवरी से दिसंबर तक मैं सीरियसली बिना डिमोटिवेट हुए पढ़ाई करूंगी और जो भी एग्जाम आएगा उसको फुल डेडिकेशन के साथ दूंगी। तो ये था सर कि अपना सिलेबस अच्छे से कवर करना है, एग्जाम का रिजल्ट बताएगा कि कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर मेहनत में कमी रही तो दोबारा उसी एंथुसियाज्म के साथ दोबारा करूंगी। चलिए, ये भी जूनियर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, जो चुनिंदा कुछ नंबरों से स्टूडेंट रह गए हैं, कि आप सिर्फ प्रयास करिए, प्रयास का जो परिणाम है वो आपको बता देगा कि अभी आपको कितनी और मेहनत की आवश्यकता है। और सुजीत उसका जीता जागता एक उदाहरण है। सुजीत, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि मैं जब इससे पहले वाले नोट सेट में भी आपको पता है कि 25+ स्टूडेंट्स से भी ज्यादा सिलेक्शन हुए, उनमें से कम 10-12 स्टूडेंट हमारे दिल्ली एम्स में भी हैं। वो आपसे पहले वाले बैच में चाहे अंकुश की बात करें, मौसमी, पूर्णिमा, अन्य बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, प्रीति की हम बात कर लें, तो उन सब ने कहा कि जी एग्जाम के टाइम एंजाइटी होती है, इसका क्या सॉल्यूशन करें? गीतांजलि का भी यही जवाब था। मैंने उनसे भी बात की कि सर बहुत एंजाइटी होती है। मैंने कहा इससे आप कैसे देखते हैं इस चीजों को? सर थोड़ी एंजाइटी तो एग्जाम में होती है, लेकिन यहाँ पे जो नोट सेट से पहले टेस्ट हुए थे उनमें भी मुझे उतनी ही एंजाइटी होती थी, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट हम घर आते हैं फिर रिजल्ट आता है। यहाँ तो पेपर सबमिट कराते सुमित सर आ जाते हैं कि इतने नेगेटिव क्यों किया, इतना ये क्यों किया। जी, तो इस जो आपने बताया, जो एकेडमी के अंदर जो टेस्ट सीरीज चली,
हाँ जी सर। उसका क्या रोल रहा, उसके बारे में भी उसका मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा सर। मैं ये चीज पे बात करना चाहूंगी, सुमित सर जब टेस्ट लेते थे तो पेपर काफी डिफिकल्ट आता था। मैंने एक दो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की क्योंकि मेरे नेगेटिव बच्चों की बहुत ज्यादा हो शिकायतें रहे भी थे। रहती थी जहाँ तक मेरी भी रहती थी सर। और मतलब ना मन में ये सवाल था कि नोट सेट में जाके कम से कम ये पता लगेगा कि वो क्वेश्चन सच में इतना पेपर डिफिकल्ट आते होता हैं है या आपको डराया जा या रहा है। हमें डराया जा रहा है। और जब वहां जाके सर पेपर देखा तो लिटरली लगा कि ये सुमित सर जैसा पेपर ही आया हुआ है। तो तो वो कहीं ना कहीं वो आपको आपके जो सेफ जोन से बाहर आपको हाँ जी निकालना सर। चाह रहे थे, आपको ये बताना चाह रहे थे कि इस लेवल तक के क्वेश्चंस जो हैं, अगर यहाँ आप अभ्यास नहीं करेंगे तो वहां आपको सफलता नहीं मिलेगी। और सर उन क्वेश्चन से डील करना, उस एंजाइटी से डील करना, वो हम यहीं पे सीख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते डायरेक्टली हमें आंसर आता नहीं है। तो वहां पे भी वही सिचुएशन बनती है एग्जाम में, तो हमें कोप अप करना आ जाता है। ओके, अगर मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाँ जी कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। कोई कहता है मैक्सिमम करिए, कोई कहता है एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, कोई कहता है कि कम करिए बट एक्यूरेसी लेकर आइए। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर, क्योंकि आप तो अभी चयनित हैं और हमारे पास तो इतना अनुभव नहीं है क्योंकि आपने परीक्षा को नजदीक से देखा है। तो आपका क्या ओपिनियन है, आप कैसे करना चाहिए एग्जाम को कंडक्ट? सर आई थिंक वो तो आपको कितना पेपर आ रहा है इस चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हमारा जो यहाँ पे लास्ट टेस्ट हुआ था ना, उसके बाद सर ने एक बात समझाई थी, सुमित सर ने और एक और सर थे, उनका नाम तो मैं नहीं जानती, कि जो आपको एबी में डाउट होता है ना, उनको लास्ट के लिए प्रिजर्व करके रखिए, उनको साथ साथ नहीं करना। क्योंकि मैं जब यहाँ पे टेस्ट देती तो एक साथ सारे करते जाती थी। इंपॉर्टेंट बात है ये कह रही है कि जिन पे डबल ए बी यानी किसी दो ऑप्शंस पर अगर डाउट है तो उन्हें आप रिजर्व करके रखिए, उन्हें बाद के लिए रखिए। यानी इसका दूसरा मतलब क्या रहेगा कि आप किनको करें फिर? सर जिनको आपको एक ही बार में आंसर पता है कि हाँ ये है, अगर आपके वो 100 से ऊपर चले जाते हैं तो आपको पता होता है ना कि अब कितने और क्वेश्चंस का हम रिस्क ले सकते हैं, कितना, और उस हिसाब से आई थिंक अपना अटेम्प्ट का डिसाइड तो आप ये कहना चाह रहे हैं आप अपनी एक्यूरेसी के बाद ये डिसाइड करें कि हाँ जी। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने अब हैं। और कितने अगर आप questions 100 90 के आसपास आपको लगता है कि आप 90 क्वेश्चंस को 90% एक्यूरेसी के साथ कर चुके हो, तो उसके बाद जो रिजर्व हैं उन पे हाँ जी, काम किया जाए और उनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। हाँ जी सर। चलिए, बहुत सही बताया ये भी आपने। अब ये जानना चाह रहे हैं कि जयपुर और दूर दूर दिल्ली, बहुत बड़े बड़े महानगरों में बच्चे जाते हैं और आप तो मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर की दूरी से ही हैं यहाँ। Yes, इतना sir. ही है आपका, तो Yes, रोहतक घर ही है आपका, तो आप ये मानिए। तो जो बच्चे जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ऐसा क्या एक्स्ट्रा आपको लगता है, किसी से बात होती होंगी, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप कि जयपुर चले जाएं तो फिर क्या सिलेक्शन? सर अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ हाइप है, एक ट्रेंड बना हुआ है, बच्चे जाते हैं, कोई एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज अपने होम टाउन में रहने का ज्यादा है। यहाँ पे इंडिविजुअली सब टीचर्स हमें जानते हैं, हम टीचर्स को जानते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, समझा जाता है। अगर आप किसी बड़ी कोचिंग में जाते हैं, आपने फीस डिपॉजिट करा दी, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं होता है, वो सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा सा लेट हो जाती तो आप टोकते थे कि आज आप लेट आए हो, एक दिन नहीं आओ तो सुमित सर कॉल कर देते थे कि क्यों नहीं आए हो। डेली जो क्लास में सुनने सुनाने का कार्यक्रम चलता है, तो वही सब चीजें सर जो सिलेक्शन करवाती है। कहीं ना कहीं जो हम ग्राउंड के साथ जुड़े रहते हैं, अर्थ के साथ हाँ जी, हमें पता रहता है रियलिटी का, यानी कोचिंग को हम उस एंगल से देखते हैं कि यहाँ से हमें जो हमें पढ़ा रहा है उसके प्रति आपकी जो सोच है, कि उसकी रिस्पेक्ट का जो दायरा है वो भी आपके सीखने सिखाने की जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें मदद करता है। और जो जानना चाह रहा था कि अगर आपको जयपुर भेज दिया जाता या आपको दिल्ली भेज दिया जाता प्रिपरेशन के लिए, तो क्या टीचर्स का स्तर या टीचर्स का लेवल आपके यहाँ और वहां में कोई लगता है? सर टीचर्स का लेवल का डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमारे टीचर्स इतनी दूर दूर से हमें पढ़ाने आ रहे हैं। जैसे हमारे ओबीजी वाले जो सर है वो वाराणसी से आते हैं, अंकित सर दिल्ली एम्स से आते हैं, अमन सर दिल्ली एम्स से आते हैं, और जो एफर्ट वो पुट इन करते हैं क्लास में। अमन सर तो हर चीज 3 बार जब तक क्लास में रिवाइज नहीं करा देंगे तो मतलब वो छोड़ेंगे ही नहीं। उनको देख के हमें लगता है कि ये हमारे लिए इतने एफर्ट कर रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए। तो आप जो आपके जूनियर्स जिनके दिमाग में ये विचार चल रहा है कि वो किसी बड़े नाम को ज्वाइन करें, कोई ऐसा बड़ा नाम हो उसे ज्वाइन करें, उसे आप कैसे देखते हैं? उन्हें, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि जो आपके जूनियर्स अभी पीजीआई में हैं, जो पासिंग के नजदीक हैं और जो अभी एग्जाम देंगे 4th ईयर के, उन्हें आप किस लहजे से देखते हैं? सर मुझे यही लगता है कि
स्टूडेंट्स को कोचिंग का नाम नहीं, रिजल्ट्स देखने चाहिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार डेमो तो जो चीज पास है पहले उसका लो, कहीं दूर जाने से पहले। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं हमें भी एक बार पैरामीटर पर परखा जाए, आप ये हाँ जी सर, बिल्कुल। स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन पहले जो आपके आसपास जो चीजें प्रोवाइड की जा रही है उनको तो देख लो। आई थिंक ये बहुत बेटर है बाहर की कोचिंग से। मैं कुछ पॉइंट्स हैं इन पे जानना चाहूंगा और मैं ये चाहूंगा कि आप इनका जवाब बिल्कुल ईमानदारी से दें, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स है जो आपकी बातों पर इसलिए विश्वास ना करे क्योंकि आपका 48 रैंक आया। जो जो चीजें आपने देखी हैं, अगर मैं बात करूं, आपको 10 में से नंबर्स देने हैं और मेरी रिक्वेस्ट है 10 में से 10 किसी को मत देना, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। लेकिन आप उस पैरामीटर के आसपास स्टैंड कर सकते हैं जो भी आपको सही महसूस करे। टीचर क्वालिटी, ये तो सर सच में 10 on 10 है। 10 on 10, चलिए 9 लगा लेते हैं इसको। एनवायरमेंट 9 on 10। बिहेवियर 9 on 10। फी स्ट्रक्चर्स 8 on 10। चलिए, तो ये सारी चीजें जो एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि अगर अच्छे टीचर क्वालिटी, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर आपके ऊपर बहुत अधिक एक्स्ट्रा बर्डन फी स्ट्रक्चर्स का रहेगा तो मेरे ख्याल से हम सब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो भी हम अपने सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। और जो हम सुजीत से बार बार हमने चीजें जानने की कोशिश की, नेगेटिव मार्किंग पे भी थोड़ा सा आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए जाते जाते कि नेगेटिव मार्किंग्स को आपने देखा एग्जाम में, कितना डर था आपका नेगेटिव मार्किंग का और उसको आपने कैसे रोका, कैसे अपनी एक्यूरेसी को गेन किया आपने? सो नेगेटिव मार्किंग तो बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है जब हम एम्स नॉर्सेट का एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव होती है। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल दैट दे हैव सेट कि 33% से ज्यादा अगर आप नेगेटिव करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई ही कर देंगे। तो आई एग्री विद यू, बट ये बताइए कि जो नेगेटिव मार्किंग है, अगर मैं नंबर्स बच्चों के देखूं, हाँ जी सर, अगर मैं उनके नेगेटिव हटा दूं, अगर ठीक ठीक की बात करूं तो काफी ऐसे स्टूडेंट हैं अगर उनके खाली ठीक ठीक को गिन लिया जाए तो वो सिलेक्ट हो जाएं। हाँ जी सर, ये ऐसा होता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही पीछे लेके आती है आपको। और वहां पे होता है सर, स्टूडेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका लक फैक्टर काम कर जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट है, आंसर के पीछे कोई रैशनल बन रहा है तो ही उस क्वेश्चन को मार्क कीजिए। लक फैक्टर तो 1-8% या 1-8 क्वेश्चन में बन 5 जाएगा। क्वेश्चन आप करोगे, 2 में होगा, 3 तो पक्का नेगेटिव तो जाएंगे। वो फिर भी आपको माइनस में लेके जाने का काम करेगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि लक फैक्टर के भरोसे ज्यादा ना बैठें, अपनी स्टडी को जितना हो सके अपने नोट्स वगैरह को पे काम करें। संजीव सर से भी मेरी बात हो रही थी, आप पढ़े होंगे लास्ट में, तो बताया उन्होंने भी काफी क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे भेजे कि सर ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं ज्यों के त्यों हैं। उनके दावों में कितनी सच्चाई है? आपने उनके नोट्स भी पढ़े हैं। सो फंडामेंटल से ऑनेस्टली बताओ तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन संजीव सर ने इतना अच्छे से पढ़ाया है ना कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे, तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते। और सेकेंडली अक्षय सर, वो जब आए थे तो लग रहा था कि बहुत ज्यादा कंटेंट डिलीवर करते, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स उनके आने से बने हैं उसके बाद मुझे एक्चुअली पता लगा कि कॉन्सेप्ट कहते किस चीज को कहते हैं। यानी जो शुरू में जो उनकी टाइमिंग की दिक्कत थी, बहुत ज्यादा टाइम लेते थे, ये दिक्कतें थी, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन आपने कहा कि आपने अब एग्जाम देने के बाद ये महसूस किया है कि वो चीजें कहीं ना कहीं काम आई हैं। समय जरूर एक अब की बार जो सबसे बड़ा चैलेंज था, आपने भी उसको देखा, हमने भी उसको देखा। नॉर्थ सेट अमूमन साल में एक बार होता था। यस सर। अब की बार से ये प्रक्रिया शुरू हुई, 2 बार हुआ और अब तो प्री और मेंस हो गया है। अब नॉर्थ सेट नहीं रहा है। यू मान लीजिए कि यूपीएससी के एग्जाम जैसे नियम और शर्तें इसमें अप्लाई कर। तो आप मुझे ये बताइए कि सिलेबस 60% के आसपास है, 1-1.25 महीना बाकी है, एग्जाम अनाउंस हो जाता है। फिर सिलेबस आपका हुआ, किस तरीके से हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि तमाम संस्थाओं के बारे में बच्चे सुनने को मिला कि सर हो ही नहीं पाया तो सिलेक्शन कैसे होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें बच्चे कहते हैं। तो आपका सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ तो किस स्पीड में हुआ, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर सिलेबस तो इंस्टीट्यूट में कंप्लीट हुआ था, 100% हो। तो आई थिंक अगर नहीं भी हो पाया किसी एकेडमी को तो इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता था एग्जाम इतनी जल्दी हो जाएगा। तो किसी भी कोचिंग की कोई गलती नहीं है, मेरी नजर में तो सर नहीं है। सर अपने यहाँ अप्रैल तक मेजर पोर्शन हो चुका था जी। अप्रैल मिड से मैंने क्लास में आना बंद कर दिया था सर, क्योंकि
मैं यूजुअली जब क्लास में आती थी सर तो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से क्लासेस करती थी, सब समझ आता तो क्लास का 50% वहीं पर रिटेन हो जाता था। लेकिन उस टाइम पे प्रेशर और एंजाइटी इतना बिल्डअप हो चुकी थी कि क्लास में बैठ के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब वही टीचर है, वही पढ़ा रहे हैं, अभी तक जो एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स हो रहे थे, प्रेशर में एंजाइटी में नहीं समझ आ रहा था। यानी आपका कहने का भाव है कि आप क्लास में बैठे हैं, वो फॉलो वो बात वो चीजें समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा ये है। लग रहा है सर कि अगर अभी ये किया तो पिछला रिवाइज नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब हो जाएगी, कब करेंगे। तो सर मैंने फिर अप्रैल में से डिसाइड किया कि मैं अब सिर्फ सेल्फ स्टडी करूंगी। उस टाइम पे मैंने फिर कार्डियो, फार्माकोलॉजी, ईएनटी, मस्कुलोस्केलेटन, ये इतना बचा हुआ था, इतना पोर्शन मैंने छोड़ दिया कि इसको टच ही नहीं करना। ओके, आपने ये कहा कि जो हो गया प्योर हो गया, हाँ अब जी। सिर्फ करेंगे तो उसको इतना प्योर करेंगे कि वहां से कोई क्वेश्चंस ना, यानी आपने पूरे के चक्कर में आधा अधूरा वो नहीं कि किया। थोड़ा सा वो भी छू लिया, थोड़ा सा वो भी छू लिया। मैं भी इस बात से सहमत हूं और मैं भी कई बार स्टूडेंट्स को कहता हूं कि एग्जाम के नियर बाय अगर कोई सिस्टम कंप्लीट आपका बच गया है तो फिर आप उसको स्किप ही करिए, क्योंकि हल्के हल्के आधे अधूरे से जी, सर। आप वो बात नहीं बना पाएंगे। और कार्डियो से तो काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, मैंने उसको टच भी नहीं कर रखा था। डिस्पाइट दैट ये था कि जितना आता है जो करके आए हैं वो करके जाना है। तो आप जाते जाते आप हमें ये बताइए कि अगर आप एक लाइन में अगर हमारे डायरेक्टर सर को एक्सप्लेन करना चाहें तो उनके प्रति आपको क्या लगता है, वो किस तरीके से? सर वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को लेके। कोई किसी भी कोचिंग का डायरेक्टर इतना नहीं करता है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे हम जहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते थे तो वहां आते थे, हमें सुपरवाइज करते थे और जिस तरीके से वो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते थे, कहीं भी कोई भी कोचिंग इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देती। एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन उन्होंने हमें इतने अच्छे से एनकरेज किया कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट रह के पेपर देना। लिटरली सर पेपर के बीच में 100 क्वेश्चन से पहुंचते पहुंचते मैं गिव अप वाले मोड में थी। लेकिन फिर सुमित सर की वही बातें याद आ रही थी कि नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, 200 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करने हैं। मैंने फिर वही चीज सोच के दोबारा अगले 100 क्वेश्चन पर अटेम्प्ट किया। यानी आप जहाँ हिम्मत टूटने वाली थी वहां आपने उस दौर को याद किया, उन बातों को याद किया कि आप कर सकते हैं और ये आपके लिए बना है। और आप लास्ट में ये सही साबित हुआ है कि उनकी बातें जो है वो प्रभावशाली रही। चलिए, सबने बहुत कुछ उस पर अपना अपना योगदान सुनिश्चित किया। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सर। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जब हम पढ़ नहीं रहे हैं। इस एकेडमी पे आने के बाद ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं की। ये हो सकता है किसी दिन आप कम करें, किसी दिन थोड़ी ज्यादा कर ले, लेकिन कंप्लीट डे का ऑफ अगर आप ले लेते तो अगले दिन खुद को एक गिल्ट फील होता है सर कि कल कुछ नहीं पढ़े, क्या पता होगा नहीं होगा। ऐसे ही चला गया। यानी जब तक परिणाम ना आए, जब तक आपको नियमित रेगुलरिटी में, ये आप जैसे कुछ जूनियर जो एक आध नंबर से रह गए हैं, एक तो उनके लिए जाते जाते एक संदेश दे दीजिए कि वो उनके लिए क्या रास्ता है, पीछे हट जाएं, आगे बढ़ जाएं या क्विट कर जाएं, कैसे देखते हो सर? आप? जो एक आध नंबर से है वो तो बहुत ही नजदीक है और सिर्फ नोट सेट नहीं है, बाकी भी एग्जाम्स उनको उनके लिए भी अप्लाई करते रहना चाहिए। बिकॉज आई थिंक प्रायोरिटी जॉब है, उसके बाद नोट सेट और दिल्लीयंस आते हैं जी। तो उनका डेफिनेटली होगा सर, सिलेक्शन तो होता ही है। और थोड़ा टाइम अपने आप को देना चाहिए इंसान को, जब तक नहीं हो जाता तब तक मेहनत करते हैं। और मैं यही सोच के आई थी कि जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी ही है और जब तक नहीं हो जाएगा मैं पढ़ती रहूंगी, मैं डिमोटिवेट नहीं हूँ। चलिए, सुजीत ने एक बहुत अच्छी बात कही कि खाली एक सिंगल एक लक्ष्य ना निर्धारित करें कि नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए और भी बहुत सारे अवसर हैं हमारे पास। एसजीपीजीआई हमारे पास एक अवसर था, उसमें भी बच्चे चयनित हुए। संगरूर पीजीआई में भी जैसे अभी लिस्ट आई है 4-5 बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए हैं, विशाल है, नीलम है और नीलम ऑलरेडी एसजीपीजीआई में भी शायद चयनित है। तो सोनिका की हम बात करें, काफी बच्चे ऐसे हैं जो जिनका जो थोड़ा सा नॉर्थ सेट से थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका सतर हल्का है, तो वो रोहतक पीजीआई है, एचएसएससी, इनको भी ऑप्शन के तौर पर देखें सिटी के अंदर जॉब है। और शायद आप भी कह रहे थे कि सर इसके बाद प्रिपरेशन जारी रखेंगे और अगर अपने होम टाउन में आने का अवसर मिलेगा तो जरूर रोहतक पीजीआई की भी प्रिपरेशन करेंगे। तो वो भी एक है। तो और आपका कुछ ऐसा अनुभव जो आप साझा करना चाहते हो, अपने जूनियर्स को कुछ सुझाव देना चाहते हो कि वो 3rd 4th ईयर में क्या करें? अभी वो काफी उनका माइंड डाइवर्ट है, जैसे उनकी वही परिस्थिति है जैसे अप्रैल में आपकी परिस्थिति हो गई थी कि भाई पढ़ूं कि ना पढ़ूं, वो सोच रहे कोचिंग लूं कि ना लूं, या वो अब ऐसा करें कि अब ऑनलाइन लें फिर ऑफलाइन आ जाएं क्योंकि अभी उनके एग्जाम्स हैं, एग्जाम में भी हेल्प हो जाए, उस पर क्या कहें? सर आई थिंक 4th ईयर के
इनिशियल से आपको कोचिंग ज्वाइन कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती। जैसे इस साल अप्रैल में हो गया था कि हमारा सिलेबस रहता था, फिर ये डिसाइड करना पड़ रहा था कि सिलेबस के पीछे जाएं या पुराना रिवाइज करें। अगर वो अभी से ले लेंगे तो अगर उन्हें 50% सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया जी तो वो काफी एडवांटेज मिल जाएगी उनको। और सेकेंडली सर, ओबीजी फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है, कम्युनिटी है, तो ये दो सब्जेक्ट्स अगर आपके अच्छे से हो जाते हैं, एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, एग्जाम में भी आपके हेल्प नंबर्स करेंगे। बढ़ाने में, यानी आपकी परसेंटेज को जी सर। ऊपर लेकर जाने में। ये भी सही बताया कि फोर्थ ईयर में जो एग्जाम्स हैं, जो जूनियर से कह रही हैं कि आप ओबीजी है, कम्युनिटी, इन सब्जेक्ट्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं, जो बहुत आपके लिए वर्क करेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम करेंगे और इस तरीके भी काम करेंगे। और कुछ जाते जाते कुछ मोटिवेशनल बताइए। सर मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगी, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बहुत ही प्रचलित कुछ लाइनें सुजीत ने कही। एक बार फिर से मैं बता दूं, सुजीत ऑल इंडिया 48 रैंक्स हमारे साथ जुड़ी, हमसे बात की और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि इस तरीके के होनहार स्टूडेंट, देखिए अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब में पहले प्रयास में जॉब लेने वाले स्टूडेंटों की संख्या 1% भी नहीं है। अगर आप एक रिसर्च की स्टडी करने की कोशिश करेंगे, प्रथम प्रयास, पहली बार ही फॉर्म फिल करना और अपने कॉलेज से आना और 4 से 6 महीने में और एक ऐसा एग्जाम क्रैक करना जो हर किसी नर्सिंग स्टूडेंट्स का सपना होता है, उसको इन्होंने साकार किया। और हम पुनः इनको दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, डायरेक्टर सुमित सर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके स्वर्णीय भविष्य की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम दर्शकों को मैं प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक नए विद्यार्थी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।